अस्सलाम वालेकुम। 6 जजों के ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। ये शायद फ़ैसला काजी फ़ायज़ ईसा को पहले दिन कर देना चाहिए था, लेकिन पहले दिन जब उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो उसके बाद हुकूमत ने आके एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम करने का ऐलान किया और उसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ये तरीक़ाकार जो है आम तौर पर जिस मसले को आपने हल ना करना हो और उस पर मट्टी डाल के फ़ाइल की नज़र करना और आगे बढ़ना हो तो उसके लिए तरीक़ाकार अपनाया जाता है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ पूरे इस्लामाबाद में खबर गर्दिश कर रही थी कि ये फ़ैसला ना वकला को पसंद आया, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको पसंद आया। कम अज़ कम एक से ज़ायद रिपोर्टर्स जो हैं वो इसी बात का दावा कर रहे थे कि इम्कान मौजूद है कि वही जज जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर बराह रास्त पिटिशन दायर कर दें। तो ये ख़बर अभी हतमी फ़ाइनल या सरकारी सतह पर वो जब तक पिटिशन फ़ाइल ना हो जाए उससे पहले इसको रोकना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में वही काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच का ऐलान कर दिया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उस कमीशन की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसको एक दिन पहले ही कबूल किया था खुशी के साथ। अब कहा कि नहीं, ये तो लॉ की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जुडिशल कमीशन को उन्होंने ख़त लिखा है। ये बात उनको पहले भी मालूम थी। तो सब ने बुनियादी तौर पर अपनी अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश की है। इसके साथ एक छुपी हुई खबर है, और छुपी हुई खबर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात हो रही थी वज़ीर आज़म साहब की, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिन्होंने आज से चंद साल पहले 2017 में एक धरना कमीशन की सरबराही की थी, और सरबराही करते हुए उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर एक हुक्मनामा जारी किया था। उसका पैरा है 53, ये 2017 की जजमेंट है और उसका पैरा 53। उस पैरा के अंदर उन्होंने एजेंसीज़ के किरदार के ऊपर उसको कर्टेल करने की, उनको आइन और कानून के दायरा कार में अंदर रखने की, और मुतलका लोगों का तयन करके जिन्होंने फैज़ाबाद धरने के अंदर रोल अदा किया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों को हुक्म दिया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और हुकूमत को कहा था कि आप इसके ऊपर कानून साजी करिए कि आइंदा से ये इंटरफेरेंस, ये मुदाखलत रोकी जा सके और अपने आइन और कानून के दायरा कार के अंदर ये इदारे काम करें। उस मुलाकात के अंदर वज़ीर आज़म को कहा गया कि आप इसके ऊपर डायरेक्टिव जारी करें मुतलका इदारों को भी, और इसके ऊपर कानून साजी का भी आगाज़ करें। हुकूमत ने कमीशन बनाकर तो चुप साध ली। उसके बाद तो ये रद्द-ए-अमल फितरी था, ये आना ही आना था, और फिर उसी रद्द-ए-अमल के नतीजे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। और जब लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है तो उसके सामने बहुत सारे सवालात आएंगे। क्या वो जो 6 जजेस हैं उनको विटनेस बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, नोटिस करेगी, या वो अपने वकला के ज़रिए पेश होंगे? जिन लोगों का नाम उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख के भेजा था 6 जजों ने, उसके अंदर ओहदों का बाकायदा अंदराज मौजूद है। वो ख़त जो जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखे गए थे उन जजेस की जानिब से, क्या उनको बुलाया जाएगा? ये बड़े सवालात हैं। वहाँ पर सवाल जवाब करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि किसका क्या किरदार था। इल्ज़ामात की नोयत यह है कि एक जज साहब ने कहा कि मेरे बहनोई को अगवा कर लिया गया था। एक का किसी का इल्ज़ाम है कि उनके किसी रिलेटिव को करंट लगाया गया था। एक जज साहब का इल्ज़ाम है कि जजेस की रहायशगाह से कैमरे बरामद हुए थे। तो ये फैज़ाबाद धरना, जिसके अंदर फ़ायज़ ईसा साहब ने खुद जजमेंट तहरीर की हुई है, और उसके बाद उन्होंने भुगता भी बहुत, और बहुत जिद्दोजहद के बाद उन्होंने वो अपना ये ओहदा जो था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सफ़र जो था यहाँ तक वो पहुँचे, क्योंकि दरमियान में पूरी कोशिश की गई कि उनको केसेस में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट से ही छुट्टी करा दी जाए। हुकूमत ने उनके खिलाफ, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, एक रेफरेंस भी फाइल किया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो केस स्टडी के तौर पर सामने आएगा वो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का है, जिन्होंने कहा कि मुझे आकर उस वक्त जनरल फैज़ ने कहा कि हमारी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर तुमने नवाज शरीफ या मरीम की ज़मानत कर दी। तो ये वो मामलात हैं जो अब 6 जजेस वही इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं। अब क्या होगा? ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है राना सनाउल्लाह खान, नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसे ये तमाम सवालात का जवाब मांगेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, ये जो 6 जजेस के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया है, ये आज हुकूमत की इसमें सुबकी भी हुई है, क्योंकि हुकूमत ने एक कमीशन बनाकर रिटायर्ड जज की सरबराही में जान छुड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन जान छूटेगी नहीं इस मामले में। तकरीबन वो रीप्ले होगा जो फ़ायज़ ईसा साहब और शौकत अजीज़ सदीकी के मामले में हुआ था। अब ये 6 जज हैं, वहाँ एक एक का केस था, या 6 इकट्ठे आएंगे? कैसे देखते हैं मामला आगे चलते हुए? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट की सुबकी मेरे ख्याल में तो नहीं हुई, लेकिन अगर आप ऐसा कह भी रहे हैं तो इसके साथ साथ आप इस बात को भी शामिल कर लें कि फुल कोर्ट अजलास हुआ, और उस अजलास में चीफ जस्टिस साहब को ये मैंडेट दिया गया, या उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो इस इंक्वायरी कमीशन के तकर्रर से मुतल्लक हुकूमत से बात करें, या वज़ीर आज़म को बुला के उन्हें जो है वो ये बात कहें। तो ये चीफ जस्टिस साहब के कहने पे, उनकी ख्वाहिश पे जो है वो कमीशन जो है वो कायम किया गया।
अब उसके बाद अब अगर ये कमीशन बाकी नहीं रहा या उन्होंने इनकार कर दिया एज़ कमीशन एक्ट करने से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, तो अब ये इसका सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। लेकिन सो मोटो नोटिस में भी क्या हो सकता है, क्या किस चीज़ का सो मोटो नोटिस लेंगे वो, और उस सो मोटो नोटिस की वजह से क्या करेंगे? ये मामला जो है आपने वो ये खत इस पढ़े तरह हैं से जो ना 6 ये जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक को आज से एक जी साल पहले बिल्कुल खत मैंने लिखे, फिर वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल से मिले, फिर जस्टिस फायजीसा से मिले। अभी भी 26 मार्च को उनकी मुलाकात एक हुई है, या 27 मार्च को शायद, जिसमें इफ्तारी के वक्त वो मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और सीनियर जज मंसूर भी उसमें मौजूद थे। सारे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस आमिर फारूक भी वहाँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब ये सवाल जो उन्होंने ख़तों में लिखे हैं, खुली अदालत में ये पूछने तो पड़ेंगे अदालत को। नहीं तो खुली अदालत में जब पूछने पड़ेंगे तो जिन चीफ जस्टिस साहबान का उन्होंने जिक्र किया है तो उन चीफ जस्टिस साहबान से पूछे, वो भी तो साथ मिले हुए थे ना। मामला ये है कि ये आज का जो 6 जजेस का मुअज़्ज़ज़ जजेस का जो ख़त है, इससे पहले एक वो भी तो हाई कोर्ट के उतने ही मुअज़्ज़ज़ जज थे, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उनका तो पूरा बयान मौजूद है। और उस बयान में जो उन्होंने कहा नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस को ये कहा जाता है कि आप उस बेंच में शौकत सिद्दीकी को शामिल न करें जहाँ पे नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की ज़मानत का केस लगे। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप जिस बेंच से आप मुतमईन हैं जो या मकसद हासिल आप करने के आसूदा लिए हैं, जस्टिस वैसा शौकत बेंच बना देते सिद्दीकी की हैं। बाजू मरोड़ने की कोशिश की गई, उसी तरह का एक केस इस वक्त पीटीआई के खिलाफ चल रहा है। एक से बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं आप इस वक्त नहीं पहरे में। आप तो इतनी इन नहीं जजेस का मलिक इल्ज़ाम साहब, यह है आप कि इतनी उनके केसेस में उनकी बाजू नहीं मरोड़ी जा सुन रही है। लेना, सुन ले, ओहो सुन लेना, बाजू मरोड़ने, आप ये जो बाजू मरोड़ने की बात कर रहे हैं, इस बाजू मरोड़ने में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकब निसार शामिल नहीं थे, आसफ अब कौन खोसा शामिल नहीं थे, अनवर कासी शामिल नहीं थे। मामला ये है कि ठीक है, आप अगर एक एजेंसी का या एक अदारे का नाम लेते हैं तो जब तक ये चोर और चौकीदार जो है वो आपस में मिले ना, तो ये वारदात हो नहीं सकती। ये वारदात जब शौकत सिद्दीकी साहब के ज़माने में हुई और ऐसे ही हुआ, वो केस जो था वो उस बेंच को नहीं लगा जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब शामिल थे। मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की ज़मानत नहीं हुई और उस प्रोजेक्ट को कामयाब किया गया जिसका नाम इमरान खान था। तो मामला ये है कि अगर सवाल तो ये है कि वो जो चोर और चौकीदार जिसमें तो आपने सुन अभी लेना, सुन निशानदेही ले। की कि उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व थे, अनवर कासी उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब चोर और चौकीदार का सवाल वो होगा, तो शामिल चोर थे। कौन होगा? अब कौन चोर होगा? तो चले बात ये है ना कि नहीं सुन लेना, उस वक्त के जो चोर और चौकीदार थे वो सारे जो है वो उनको शामिल करें और उस चोर और चौकीदार की वारदात के नतीजे में जो बेनिफिशरी है उसको भी पकड़े ना साथ, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये सारा कुछ हो रहा था, राना साहब ये जिसे मामला जिसे जो है ज़्यादा वो टेढ़ा है, शायद आप इसको हल्का मनसब ले तक रहे हैं। पहुंचाना था। इसके अंदर नहीं एक नहीं काजी मैं हल्का नहीं फायजीसा ले का रहा। केस है जो फैजाबाद धरना हुआ था, आप ही के दौरे हुकूमत में हुआ था। उसके अंदर फायजीसा साहब की जजमेंट है जिसके नतीजे में फायजीसा साहब ने ये सारी मुश्किलें झेली थी। वो मामला भी सामने आएगा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल तो के आज आज सवालात होंगे, आना चाहिए, और फिर ये आना 6 चाहिए। जजों ने जो इल्जामात आए सुन थे लेना, उसका जवाब देना पड़ेगा। सुन लें, हमारे ज़माने में जो फैज़ाबाद धरना हुआ था वो हमारे हक में नहीं हुआ था, हमारे ख़िलाफ़ हुआ था, और किसने उसका करवाया था? मकसद भी वही था जो 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 शौकत सिद्दीकी को जो है वो बेंच में शामिल ना करने से जो मकसद हासिल करना था, उस धरने का भी वही फैजाबाद मकसद धरना था। किसने करवाया था? उस धरने के पीछे सुन ले, उस धरने के पीछे भी जो है वो वही लोग शामिल थे। देखें मामला ये है कि अब आप कौन लोग सर? अब ये जो ख़त है ये इस्टेब्लिशमेंट थी बीच उसके पीछे, और इस्टेब्लिशमेंट में जुडिशरी भी शामिल थी, एजेंसीज भी शामिल थी, सियासतदान भी शामिल थे। उस वक्त जो सियासतदान शामिल था, जो बेनिफिशरी था, जिसने फ़ायदा उठाया, जिसके लिए ये सारा जो है वो गंद किया गया,
आज वो जो है वो पारसा बन के बैठा है अंदर, और वो कह रहा है कि जी ये जो राना है साहब, आपकी बात इसको 100% दुरुस्त इसमें ये होगी। भी होना चाहिए, वो भी आपकी होना बात चाहिए, 100% दुरुस्त खत के होगी। ऊपर इंक्वायरी होनी उस वक्त चाहिए। की पहले पहले establishment, वहां से शुरू करें ना, उस वक्त की उन तीनों किरदारों उस को वक्त की सुन लें, एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त उन की अदलिया तीनों की अहम किरदारों को। शख्सियात और इमरान खान, आप तीनों को अगर क्लब करते हैं फैजाबाद धरने में, तो अभी वाले केस जी में जी जिसमें बिल्कुल मौजूदा जजेस का इल्ज़ाम है कि उनके ऊपर दबाव है और उनका बाजू मरोड़ा जा रहा है, तो इसमें तो फिर आपकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। जी। तो चलो ठीक है, पीडीएम में भी बात यह आप है ही कि की हुकूमत उस थी, शहबाज वक्त शरीफ के की हुकूमत थी तीनों, जिस अरसे के सुन इल्ज़ाम लें, हैं। सुन लेना मलिक साहब, सुन लेना, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो तीनों किरदार हैं, एजेंसीज़ हैं, अदलिया के लोग हैं और सियासतदान हैं, सियासी जमात है, उन तीनों को भी जो है वो खड़ा करें कटहरे में। अब के जो हैं उनको भी खड़ा कर दें और दोनों के साथ इंसाफ करें, अब वाले को बिल्कुल एक खड़ा जैसा। करें सर, ये कोई आपने इतनी डंडी, आसानी कोई से ये बात डंडी कह ना दी है। मारे। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये मुमकिन नहीं होगा, शहबाज साहब के लिए ये मुमकिन नहीं होगा। मैं कहता इतनी नातवां सुन गवर्नमेंट जो लेना, खड़ी उन्हीं के सुन सहारे लेना, के ऊपर है, आप सोचते हैं उनको ला के कुटहरे में खड़ा करेगी? नहीं कर सकती। मेरी 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 बात सुन लें कि तीन ही किरदार हैं ना, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उन किरदारों को भी खड़ा कर लें, इन किरदारों को भी खड़ा कर लें और जो सज़ा बनती है दे दें। अगर आपने मुल्क और कौम को किसी बनने लगाना है, किसी तरफ जो है वो इस बहरानी कैफियत से निकाल के जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ठीक है, दें सज़ा जिसकी बनती है। अगर मेरी बनती है सज़ा मुझे दी जाए, अगर मुझे सज़ा देने से असूल तो यही है, जिसने अगर कानून तोड़ा है, मुल्क का ज़ाब्ता भला तोड़ा हो है, जाए, जजेस को डराया धमकाया है, उनके घरों में कैमरे हाँ लगाए हैं, बिल्कुल। उनको सजा मिलनी चाहिए और हुकूमत को उसकी नाहली की सजा मिलनी चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के, खड़ा होना अब पड़ेगा। मैं यहाँ बैठ के, हाँ मलिक साहब, मैं अगर यहाँ पे बैठ के मैं कहूँ कि जी वो उस वक्त के तीनों किरदारों को पकड़ लें, उनको सज़ा दे दें और अब जो है ना ये पूछें भी ना, और वो कहें कि जी अब जो है ये सारा पकड़ लें, उस वक्त को पूछे ना, नहीं, इस तरह से नहीं बात होगी। या फिर ये है राना कि साहब, जो आप ग्रेटर पीडीएम की डायलॉग गवर्नमेंट की में बात वजीर हो रही दाखिला है, थे, जो लोग, आप पीडीएम की गवर्नमेंट में वजीर दाखिला थे, तो जब सवाल जवाब होंगे तो आपको भी नोटिस आएगा, IB FIA के सवाल तो आपको भी जाके जी बताने बिल्कुल, पड़ेंगे कौन क्या कर जी रहा है। मुझे मैं जब फैज़ाबाद का धरना हुआ था जो लाहौर से चला था, मैं उस वक्त भी पंजाब में जो है वो मैं लॉ मिनिस्टर था, मैं उससे भी वाकिफ़ हूँ, उसके ऊपर भी जवाब मैं देने को तैयार हूँ। मामला ये है कि इसका हल एक है, और वो जो बात हो रही ना ग्रेटर डायलॉग की, जिसमें कहा जा रहा है कि अदारा जाती गुफ्तगू हो, जिसमें तमाम अदारे बैठ के देखें। ये जो गंद हुआ है ना, ये किसी एक के आप मुंह पे ना मले, ये कोई नहीं ऐसा होने देगा। उसकी वजह यह कि इसमें सारे शामिल हैं। अब अदलिया कहे कि जी हम किसी और के जो है वो गले में डाल दें, कोई और कहे हम इधर इसके गले में डाल दें, दोनों मिलके कहें कि सियासतदानों के गले में डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों अतराफ़ शामिल हैं। इसमें जो डायलॉग की बात हो रही है वो यही हो रही है कि ये बैठें और बैठ के अपना अपना गुनाह तस्लीम करें, उसकी अगर माफ़ी तलाफ़ी करनी है तो उसे वहाँ पे ख़त्म करें, और उसके बाद जो है वो एक नई शुरुआत की जो है ना इब्तिदा करें। तो इस तरह से जो है वो बात कोई बन ग्रैंड सकती डायलॉग अभी मौजूदा हुकूमत के होते हुए नहीं हो सकता। आप बहुत कमज़ोर हुकूमत है, इसके लिए तवाना हुकूमत चाहिए होती है जो इनिशिएटिव ले सके, जिसमें हिम्मत हो करे जो फेस करने की। और बाहर ये के आपका भी हो, लेकिन मेरी बात सुन लें, नहीं मेरी बात सुन लें, ये डायलॉग जो है ये हुकूमत के होते हुए हो सकता है, ये बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये इमरान खान के होते हुए नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लें। राना साहब, आपके इमरान के मुतल्लिक बयानात के ऊपर PTI ने कहा था कि आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपने कहा था कि इसका वजूद ही ख़तरनाक है जमहूरियत के लिए, कुछ ऐसा जुमला बोला था आपने। मैं उसके सियास नहीं, देखें बात ये है कि एज़ क्रिकेटर तो मैं उसे जो है वो उस वक्त जो है वो लाइक करता रहा हूँ। मैं उसके सियासी वजूद की बात कर रहा हूँ। उसका सियासी वजूद जब तक रेलेवेंट है वो ये डायलॉग नहीं होने देगा। वो ना किसी के साथ बैठेगा, ना किसी को बिठाएगा, ना किसी के साथ बात करेगा। अगर ये बात होती तो शायद आज वो हुकूमत में ही होता।
राना साहब, आप उसका सियासी वजूद जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो मामला आगे चलेगा। आप उसके सियासी वजूद से इनकारी हैं। जिसने आधे से नहीं ज़्यादा सुन लें, वोट लिए, अगर आप नहीं कहते सुन हैं लें, उसको नहीं उसको सुन कुटिलने लें, लगा दिया जाए। मैं उसका नहीं सुन लें, मलक साहब बात देखें ना, आप यहाँ पे इंसाफ करें। मैं उसका सियासी वजूद एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा तस्लीम करने को, मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो भी तो मेरा वजूद माने ना। अगर वो नहीं मानेगा तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। फिर मैं बिल्कुल कहूँगा इमरान कि से अगर ऐसी वो बात की मेरा तवक्को वजूद काफ़ी ख़त्म कम करना है। चाहता है आप कहें कि तो मैं इमरान से उसका वजूद फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म की करना तवक्को चाहता रखे हूँ। तो काफ़ी कम है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती तो अभी जेल में ना होता, शायद इमरान खान बाहर होता, लेकिन उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो एक सियासतदान में होनी चाहिए। लेकिन नहीं राना है, साहब, बिल्कुल ये नहीं है, तनाज़ा कहाँ बिल्कुल जाके नहीं ख़त्म है। होगा? ये तनाज़ा ख़त्म कहाँ होगा? ये मामला मुझे बहुत पेचीदा और टेढ़ा होता है नज़र आता है। बाज़ खबरें तो ऐसी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से भी अगर ये केस आगे चलता है तो वहाँ से भी ऐसे ख़त आ गए तो फिर क्या बनेगा? और ये रूल आउट मत करिएगा, ये बड़े सीनियर लोग ये बातें कर रहे हैं। नहीं, जैसे ये खत आ जाएं, ये खत आ जाएं तो क्या ये अदलिया जो है इन ख़तों के ज़रिए से जिस तरफ इशारा कर रही है, तो क्या सिर्फ वो ही सारा कुछ कर रहे हैं? अदलिया खुद शामिल है, इनके अपने लोग शामिल हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो किसके को साथ जो शामिल है? सज़ाए मौत दी गई, फांसी लगाई गई, उसमें वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बेंच शामिल नहीं है जिन्होंने उसको फांसी की सज़ा दी? कौन सा मामला है कि जिसमें जो है वो अदलिया जो है वो खुद शामिल नहीं है, सियासतदान जो है वो खुद शामिल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, एजेंसी भी शामिल है, सारे शामिल हैं। ये राना तो साहब, नहीं है एक कि वो मैं कहूँ अंग्रेजी जी में मैं वो पारसा सख्त हूँ, लफ्ज़ बाकी है, सारे जो हैं वो लेकिन पाकिस्तान में हमारी अदलिया और जो जजेस का आपस में गठजोड़ होता है ना, मीडिया भी उसमें शामिल कर लें, उसका वो जो अनहोली अलायंस है, ये अनहोली अलायंस, हम ताकतवर के साथ एक अनहोली अलायंस में रहते हैं और उस वक्त वो सारा कुछ कर अनहोली गुजरते हैं। अलायंस को, अनहोली अलायंस के जितने किरदार हैं उनमें से एक किरदार जो है वो एक अलहदा होकर कहे कि जी बाकी सारे गलत हैं, गंदे हैं, मैं साफ हूँ, ऐसा तो नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात सही है आपकी, जजेस के कलेक्टिव भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस जी, कुटहरे के अंदर सारों को खड़ा होना पड़ेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर मुमकिन नहीं है आगे बढ़ना। तो लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जिस तरफ हम जा रहे हैं, हमें रोकेगा कोई नहीं, बचाएगा भी कोई नहीं, क्योंकि ये अंधा कुआं है, हम गिरेंगे इसमें, एक इसकी दफ़ा एक शायद ही उसके वजह बाहर है, निकलने का रास्ता इसकी मिले। एक ही वजह है मलक साहब, इसकी एक ही वजह है और उसका नाम है इमरान खान। ये मैं आपकी बात वो नहीं दुरुस्त नहीं बैठने मानता। देगा। आपके पास इलेक्शंस के बाद भी मौका था राना साहब, नवाज शरीफ के पास मौका था, सारे वो कह सारे देता कि बैठने मुझे को मैंडेट तैयार नहीं हैं। मिला, सारे सारे वो कह देता नहीं, मुझे मैंडेट नहीं मिला, नदीम जिसको मलिक साहब, मैंडेट मिला उसे हुकूमत दे सारे दें। नदीम मलिक साहब सारे बैठने को तैयार हैं, एक आदमी बैठने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी मौके आते रहे हैं, हुकूमत भी उसको दे दे, आज फिर भी एक और फिर भी जो मसला हल नहीं होगा, फिर भी एक और नई तबाही आज होगी। सर, हुकूमत तो उसका हक बनता था, उससे बल्ले का निशान छीनना भी ज्यादती थी और बाद में वो लीडिंग पार्टी वही थी। आप उसको अच्छा कहें या नहीं बुरा तो कहें, बनाए मैं ना, बहस वो में नहीं जाऊंगा। हुकूमत बना ले। नहीं सुन लेना, वो हुकूमत बना ली ना, कौन कहता है उसे हुकूमत ना बनाए? उसकी अक्सरियत है, वो हुकूमत बनाए। उसे किसने कहा था असम्बलियाँ तोड़ दो? उसे किसने कहा था असम्बली छोड़ के भाग जाओ? यानी कि आप सारे मामला देखें ना कि उसने अब तक किया क्या है, वो किस तरह से जो है वो सियासत और किस तरह से मुल्क को चलाने के दरपे है। इस तरह से भी नहीं चल सकता। सर, अंजाम कार होगा क्या? आप सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब कुटहरे के अंदर वो एजेंसियों के नुमाइंदों को नोटिस जारी हुए होंगे, एक तरफ वो जज आके खड़े होंगे, तो फिर आप सोचते हैं पाकिस्तान आगे चल रहा होगा या पीछे को जा रहा होगा? मुझे तो बहुत अफरा तफरी आगे नज़र आती है। नहीं तो उन एजेंसियों के एहलकारों को नोटिस जारी करने के साथ साथ जहाँ पे फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी हो, वहाँ पे साकिब निसार साहब को भी नोटिस जारी हो, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कासी साहब को भी नोटिस जारी हो, वहाँ पे आसिफ सईद खोसा साहब को भी नोटिस जारी हो। इन तीनों को भी खड़ा करें, वहाँ से उनको भी खड़ा कर लें, तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो बड़ी सर, ठीक राना बात साहब, होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इमरान खान को फैसले भी से लेकर इमरान या खान उससे को भी पहले खड़ा भी आप शुरू कर इमरान लें, खान को भी खड़ा ज़रूरत करें वाले फैसले से लेकर आज नहीं, तक सुन ले, कोई नहीं सुन ले, एक सुन ले फैसला ना, है जो हमारी जिसके सुप्रीम लिए कोर्ट ये या सारा आला गंद किया जा अदालतों रहा से था अच्छे ना, तरीके से आइन कानून के मुताबिक आया हो। मलिक साहब जिसके लिए ये सारा गंद किया जा रहा था, उसको भी खड़ा करें ना कि भी ये सारा गंद तुम्हारे लिए किया जा रहा था,
और वो भी उस वक्त ऑन बोर्ड था पूरी तरह से। ये शौकत सिद्दीकी साहब वाला बुलाएंगे तो मामला उसे भी जो बुलाना जब पड़ेगा। आए, तो बिल्कुल जब से बाकियों बुलाना को बुलाएंगे पड़ेगा। तो उसको भी बुलाना वो पड़ेगा, जब आके कहता सवाल जवाब तो करना पड़ेगा ना। वो जब कहता था कि एजेंसियां तो बहुत अच्छा काम करती हैं, एजेंसियां मुहिब्बे वतन हैं, एजेंसियों को करप्शन का पता चल जाता है, और वो इसलिए फिर वो इमरान तो ये नवाज कहता था शरीफ कि की वो टेप एजेंसियों के करनी साथ चाहिए लड़ाई हो आईएसआई को जाती है। गुफ्तगू। मेरे इमरान साथ तो तो इस लड़ाई हक नहीं में था कि होती, गुफ्तगू टेप करनी मेरे चाहिए। साथ तो लड़ाई नहीं इतराज होती, अब हुआ है एज प्राइम मिनिस्टर, वो टेप कहते थे करनी रिकॉर्ड चाहिए। होनी चाहिए गुफ्तगू। और ये हाँ हाँ, और वो कहता था कि एजेंसियां जो है ये बहुत अच्छा काम करती हैं, ये करप्शन का पता चला लेती हैं, इसलिए नवाज शरीफ की उनके साथ लड़ाई होती। मेरे साथ क्यों नहीं लड़ाई होती? तो अब जब उसके साथ लड़ाई हुई है तो फिर इट मीन्स कि उसकी करप्शन का पता चल गया एजेंसियों को। तो ये सारी चीज़ें जो राना है, ये सनाउल्लाह सारी साहब, चीज़ें साबिक वज़ीर जो है वो दाखिला और एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग होलिस्टिक नवाज आपको इस देखनी मैदान में पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों हमारे साथ हैं। पलवशा, ये जो अभी तक की बहस तो आपने देख ली, जो मामला है ये हमें लेके किस तरफ जाएगा? देखिए जी, ये मामला कोई अच्छा तो है नहीं, और रियासत के जो 3 अहम सतून हैं वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। तीनों सतून बड़े आपस में खड़े होंगे, एग्जेक्टिव, एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी। देखिए ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और इस ख़तरनाक सिचुएशन को इस वक्त डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। कौन करेगा? देखिए, वही कर सकता है कि जो सबको साथ बिठा सकता है। कौन? वही कर सकता होगा जिसके हाथ में ताकत हो। वो कौन है? वो देखिए, वो तो एक ही मरकज़ है, और मैं समझती हूँ कि इस वक्त तो एक बड़ा ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, और ये जिस सिमत में हम जा रहे हैं, इस सिमत में राना साहब ने कहा डायलॉग के लिए कोई ऐसा फ्रीक होना चाहिए जो बाकी दो को मेज़ पे बिठा दे। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई एक फ्रीक इतना पावरफुल है और इतना क्रेडिबल है कि जिसके साथ सारे जुड़ के बैठ जाएंगे। तो नदीम मलिक साहब, इस मुल्क में ऐसा हो गया है कि ऐसे बड़े बड़े ओहदे जिन पे पहले बैठने से लोगों की इज्जत में इजाफा होता था, वहाँ अब जो आके बैठता है वो अपनी इज्जत बचा कर किस तरीके से वापस जाए, उसको ये मुसीबत पड़ जाती है। कोई बड़े ओहदे पे बैठने वाला शख्स जो जाते वक्त अपनी इज्जत समेट कर उसके लिए जाना मुश्किल हो गया है। आप क्या समझते हैं? यहाँ आप देख लीजिए, पिछले एक दिहाई से उठा के देख लीजिए, जो अहम तरीन पोस्टिंग्स और इस मुल्क की आला तरीन जो है जगहें हैं जहाँ लोग बैठते हैं, कुर्सियाँ हैं, उन पे जो बैठे वो किस तरीके से रुसवा होके गए। ये एक अजीब ट्रेंड इस मुल्क में चल चुका है। बहरहाल, अब ये चूँकि मामला अब कोर्ट में जा रहा है, अल्लाह खैर करे, ये है भी ज़ेर बहस। इसको पहले ही मेरे ख्याल में तो एग्जेक्टिव को इसमें शामिल ही नहीं होना चाहिए था। ये उन्हीं का मामला था, कोर्ट को ही देखना चाहिए था। और चूँकि इस मुल्क में कमीशंस की तो कोई अच्छी जो है वो हिस्ट्री है नहीं। सबसे पहले कमीशन से ले लें जो नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद बना था, और फिर जो हेड थे, सारी रिपोर्ट्स और वो अपनी सारी फाइंडिंग समेत जहाज में क्रैश हो गए। इसके दो बड़े फोरम हो सकते हैं जहां पर इस मसले के ऊपर बहस भी हो सकती है और इसका हल या कानून साजी अगर करनी है तो तजवीज़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेस रिलीज़ के अंदर जिक्र किया है कि पैरा 53 जो उनका फैज़ाबाद धरने का था उसके ऊपर कानून साजी भी करें, मुतल्लिका अदारों को और जो महकमे उनको हुक्म भी जारी करें, डायरेक्टिव्स, और वो एग्जेक्टिव ने करने हैं। पार्लिमान कर सकती है ये काम कानून साजी का। तो एक तो पार्लिमान फोरम है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट फोरम है। आपकी तरजीह क्या है? जी, डिपेंड करता है कि किस शोबे या किस मामले से हमने डील करना है। अगर हमने हकीकत तक पहुंचना है और हमने एहतसाब करना है और हमने आइन से इनहराफ करने वालों को या कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की नफ़ी में काम करने वालों को, जिसको सही ये जुर्म भी है, ये आइन से भी जो है एक, और आइन के मुताबिक ये संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में भी आता है कि अगर आप आइन को गैर आइनी तरीके से सबवर्ट या पामाल करें, वो आर्टिकल 6 में आता है। तो अगर किसी का एहतसाब करना है और सज़ा देनी है और तहकीकात करके सच्चाई तक पहुँचना है तो उसके लिए तो फ़ोरम जो है वो अदलिया है। और अगर कानून साजी करके उसको आगे के लिए भी मज़ीद पाबंदियों का जो है मौजू बनाना है, उसके लिए जो है वो है लेजिस्लेचर। लेकिन मैं आपको उससे ज़्यादा अहम बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको ये भी वाज़े हो जाएगा कि मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इख्तलाफ राय है जो अभी आपके दोनों मेहमान कह चुके हैं उससे, और वो ये है पब्लिक ओपिनियन।
और आज जो अच्छी खबरें आज कुछ आई हैं पीटीआई की तरफ से, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की जो ये कैंगरू कोर्ट का और कैंगरू ट्रायल के इमरान खान का तोशाखाना का केस जो है सजा उसमें मुअत्तल हुई है। अली अमीन गंडापुर हैं, उनका वो नोटिस मुअत्तल हो गया है। फवाद चौधरी की बेल हुई है, हमाद साहब उनकी बेल हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक अच्छी खबर जो इन तमाम अच्छी खबरों के साथ साथ जो एक बड़ी पाकिस्तान में एक तारीख़ी एतबार से भी अहमियत रखती है वो ये है कि पब्लिक ओपिनियन या राय आमा जो है उसके भी कुछ समरात हमें, और वो 8 फरवरी के बाद से, हालांकि बदकिस्मती से उसको तो मस्ख कर दिया गया, डिस्टॉर्ट कर दिया गया उस रिज़ल्ट को, उस सॉफ्ट रेवोल्यूशन को, लेकिन उसके नतीजे में बहुत से, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय ये है कि बहुत से मुख्तलिफ़ हलकों में अब जुरत के साथ एक स्टैंड लेने की जो बात है वो शुरू हुई है, और वो उसी में मैं समझता हूँ ये 6 जजेस भी आते हैं, और भी मिसालें हैं जो उनको मिली होंगी। पाकिस्तान के अवाम की मूड और राय जो है वो भी इसमें असरअंदाज हुई होगी, मैं यकीन से कहता हूँ। आई बिलीव इन माय वली साहब जो खत है उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने 1 साल पहले तहरीर किए थे, और अभी जो उन्होंने चीफ जस्टिस को दोबारा कांटेक्ट किया है, वो उन्होंने जो जजमेंट दी है शौकत अजीज सदीकी के केस में, उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको लिखा है। तो सारी चीजें होंगी, लेकिन बुनियाद उसकी पिछले 1 साल पहले पड़ चुकी, बिल्कुल पड़ चुकी थी जी। लेकिन पब्लिक में आना और फिर एक पब्लिकली स्टैंड लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और उसके बाद क्योंकि अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जो मैं आपको बात करना चाह रहा था वो ये था कि जो आज अच्छी खबर, मज़ीद अच्छी खबरों के साथ आई, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद इसमें पार्टी बनकर, जिस पे ऊपर हमने बहुत तनकीद की थी, पार्टी बनकर एक बंद कमरे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुला के उनसे गुफ्तगू करके एक कमीशन के ऊपर अपने इमा का इजहार करके उन्होंने वो होने दिया। हालांकि उनको पहले से चाहिए था कि तलब करते, नोटिस दे के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को बशमूल वज़ीर आज़म, अगर वो मुनासिब समझते, बजाय इसके कि ये करते। और अब फिर ये भी एक पब्लिक प्रेशर के नतीजे में ये 300 वकला के, सिविल सोसाइटी ने ख़त लिखे, मुबस्सरीन ने राय का इजहार किया, और मैं खुद अपनी पार्टी को क्रेडिट देता हूँ कि हमारे तमाम जो तर्जुमान हैं, मेरे समेत, पिछले 6 दिनों से हम एक आवाज़ से इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक स्टैंड हमने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, उसके ऊपर तो आपका इत्मीनान है ना? नहीं जी, हमें इत्मीनान इस चीज़ पर है कि इस पे अब सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया है। ये खुशाइंद बात है कि अदलिया ने खुद एहतसाब करने का जो है कदम उठाया है, लेकिन ये 7 रुकनी बेंच से ज़्यादा सीरियस मामला है। इसके लिए लार्जर बेंच, या तो फुल कोर्ट हो, या जिस तरह काजी फैज़ ईसा जब खुद मुद्दई बने हुए थे, उनको 10 मेंबर के बेंच ने जो है रिलीफ दी थी। यहाँ 6 जजेस हैं, 10 मेंबर्स का बेंच उनके केस में बना था। तो इसीलिए जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 रुकनी बेंच, 12 जजेस हो। सर आपकी वैसे तो फरमाइश तो ये होगी कि सारी बैठ जाएं, लेकिन सारे बैठ जाएं। और एक और चीज लाइव स्ट्रीमिंग, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंदोखेल हैं, जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस मुसरत अलाली हैं, लेकिन जो कौन इनमें नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन नहीं है। मुनीब अख्तर साहब नहीं है इसमें, आयशा मलिक साहिबा नहीं है, सीनियर जजेस जो है वो नहीं है। ये चीफ जस्टिस फैज़ ईसा खुद जब चीफ जस्टिस नहीं थे, ये तनकीद करते थे पिक एंड चूज वाले बेंचेस पर। कुछ तो हमारे साथी ये भी समझते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच पे खुद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी मर्जी के खिलाफ सुओ मोटो हुआ है, क्योंकि बाकी दोनों जजेस जो कमेटी में हैं उनकी अक्सरियत है। तो उन्होंने किया, जब ये सुओ मोटो के खिलाफ थे तो इनको तो चाहिए ही नहीं इस बेंच की सदारत करें। तो बहरहाल जी, कमेटी में इनके साथ दूसरे 2 जज कौन है? मुनीब अख्तर साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब, एंड देन मुनीब अख्तर, ये सीनियरिटी में वो। अब तो देखें ना, मंसूर अली शाह साहब उस मीटिंग में भी मौजूद थे, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इसमें चीफ जस्टिस की राय नहीं है या जस्टिस मंसूर की राय नहीं है। ये थोड़ा सा ज्यादा मेरे ख्याल में आप माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये इसके बड़ा बेंच बड़ा होना, बेंच इससे भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीरियस है। और दूसरा, हम चाहेंगे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो, क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। लाइव स्ट्रीमिंग सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइव स्ट्रीमिंग, जी बिल्कुल, इज इट डूएबल? लाइव स्ट्रीमिंग आप सोचते हैं कि डूएबल है? इतनी लाइव स्ट्रीमिंग की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा है इन्होंने इतने केसों की। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस क्या है कि जी लोग, ये मजाक लोगों ने क्या बनाया है पंजाबी में, आपने पढ़े हैं लोग, ये सोशल मीडिया पे क्या आ रहे हैं कि जी बंदा अदालत में जाता है, कहता है जी वो जज साहब को कहता है साढ़े बंदे चुके गए ने, जज साहब आगे से कहते हैं जी छड्डो साढ़े भी चुके गए ने। मतलब ये बड़ा सीरियस, ये तो चले लाइटर साइड पे ये बात हुई है, बट ये बड़ा सीरियस मामला है कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग, इस तरह से स्पाइंग, इस तरह से टॉर्चर। जी, जो जजों ने ख़त लिखे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसके अंदर उन्होंने ओहदे आइडेंटिफाई किए हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर। मेरा नहीं ख्याल है कि लाइव स्ट्रीमिंग में उनके ऊपर सवाल जवाब हो सकते हैं। ये कुछ क्या तरीकाकार होगा? बड़ा मुश्किल काम है। 6 जजों को भी शायद आना पड़े या अपने वकील के ज़रिए वहाँ पे भी जवाब देना पड़े, उस पर भी सवाल जवाब होगा। देखिए, ज़ाती तौर पे तो मैं समझती हूँ क्योंकि एक बड़ा हसास मामला है और इसमें हमारे हसास इदारे हैं
और हमें ऐसा मौका किसी और मुल्क को या दुनिया को नहीं देना चाहिए कि वो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देखकर उसमें से फिर जो है तहज़ीक का निशाना बनाए पूरे इदारे को, या जो चाहते हैं इस वक्त लोग, जितनी इस वक्त इंस्टेबिलिटी मच चुकी है पाकिस्तान में, जितना इरताश है उसको मज़ीद बढ़ाएं। लिहाजा बात यह है कि इंसाफ होना चाहिए, हक़ाइक़ तक पहुंचना चाहिए, उसको लाइव स्ट्रीम करना। देखिए, हम भी तो पार्लियामेंट के कई इजलास इन कैमरा करते हैं, उसकी भी कोई वजूहात होती हैं। कई सियासी जमातें इसमें फ़रीक बनना चाहेंगी? आपकी जमात, पहले आप अपना बता दें, फिर मैं देखिए, उनसे मैंने तो अभी तक अपनी जमात से ऐसी कोई सुनगुन नहीं सुनी, और मैं समझती हूँ कि इनको खुद ही आपस में ही ये मामला देखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के कुछ स्टेप्स होते हैं ना, कुछ प्रिंसिपल आप वज़ा करते हैं, इसमें एक ये भी हो सकता है कि सियासी जमातें उसमें फ़रीक बन जाए। हत्ता कि हाँ, ये अलग बात है कि किसी को वो नोटिस कर दें, जैसे अभी आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब, वो तो उन्होंने खुद कहा है, और चूँकि मैं दूंगा PDM की लाहौर वाले हुकूमत फैज़ाबाद धरने का थी, भी। और PDM की हुकूमत थी उस ज़माने के जो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे, और राना सनाउल्लाह हाँ, वज़ीर बाकी दाखिला जो थे। उस वक़्त ओहदेदारान थे उनको नोटिस किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल अगर जमातें भी बीच में फ़रीक बन जाती हैं तो फिर तो वलीद साहब, आपकी मामला भी जमात थमने पाकिस्तान वाला है। तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस केस में फ़रीक बनना चाहेगी या इसके दरख्वास्त देगी? बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं ना, तो फ़रीक बन जाए। नहीं जी, आई थिंक ये अदलिया का मामला है और अदलिया ही को इस टेकअप करना चाहिए। जज साहिबान खुद जो है मुद्दई बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसका अब नोटिस ले लिया है, तो इस पे हमारा स्टैंड बड़ा वाज़ेह है। लेकिन फ़रीक बनने की हद तक जो है फिर उस पर आपको अच्छी तरह पता है यहाँ माहौल किस तरह का है, फिर ये मामला पोलिटिसाइज हो जाएगा। अभी हम फ़रीक बने नहीं भी हैं तो अब हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग कि ये कल मैं परसों एक प्रोग्राम में आई लॉस्ट माई कूल, जो कि नॉर्मली नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ वहाँ एक पीपल्स पार्टी के मेहमान आके पीपल्स पार्टी ने सरकारी तौर पे इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक बयान नहीं दिया, खामोशी रखी हुई है। और वहाँ उनका नुमाइंदा आके कह रहा है शो के ऊपर, नेशनल टेलीविज़न पर, कि ये मिली भगत है PTI की और इन जज साहिबान की। अब ये कोई बात है करने वाली? तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हम फ़रीक बनेंगे। अब फ़रीक नहीं भी बने हुए तो लोग इस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो फ़रीक बनेंगे तो और पोलिटिसाइज ये मामला होगा। इसलिए अदलिया का मामला है, उसकी आज़ादी का मामला। 2 केस और खुलने हैं। नहीं, इस दो केस और खुलने हैं। इस केस में किसी को तलब किया जाए, एक वो केस खुलेगा जस्टिस काजी फायज ईसा का फैजाबाद धरने के बिल्कुल ऊपर। सही है जी। उसमें पाकिस्तान नहीं जी, तहरीक इंसाफ को 2011 नोटिस से होगा। जाएं, ऐसे नदीम साहब, नहीं जी, 2011 से आप इसमें जहाँ इसमें तक आपको नोटिस होगा। ये मौजू है, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, ये मौजू क्या है कि अदलिया के कार्रवाई में, अदलिया की सरगर्मी में मुदाखलत। सियासत के अंदर हसास इदारों की मुदाखलत को एक केस में टेकअप किया जा चुका है, जो एयर मार्शल असगर खान वाला था। ये उससे मिलता जुलता केस है, लेकिन ये अदलिया के अंदर मुदाखलत का केस है, ठीक है ना जी। इस मौजू के ऊपर किसी को भी तलब किया जाए, किसी को तलब दाखिलत वाला भी शौकत अजीज सिद्दीकी वाला केस हमारे सामने, मैं कह रहा हूं जी, किसी को भी तलब किया जाए, असल पता लगे, पता लगना क्या जरूरी है भला कि इसमें मुर्तकिब कौन था सबसे पहले, बाकी की हैसियत सानवी है। और हमारे किसी कारकुन को, किसी अहलकार को, किसी अफसर को जिसका ताल्लुक PTI से है, तलब करें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जो असल मुहर्रिक थे, जो असल मुर्तकिब थे, एक्सपोज तो उनका होना ज़रूरी है, सज़ा उनको होनी ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ पलवशा की इस बात को कि हसास इदारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन हसास मामला होना और हसास सरगर्मी होना, देखें हसास इदारे जब हसास काम कर रहे हों, अपना सरहदों की हिफाजत कर रहे हों, काउंटर इंसर्जेंसी पे काम कर रहे हों, एंटी टेररिज्म पे काम कर रहे हों, दुश्मनों के से मुल्क को महफूज करने पे काम कर रहे हों, मैं मानता हूं कि वो इन कैमरा होना चाहिए। लेकिन जब वो जुर्म कर रहे हों, जब वो ब्लैकमेल कर रहे हों रियासत के एक सुतून को, जब वो स्पाइंग कर रहे हों अपने जजेस के ऊपर, जब जजों के रिश्तेदारों को टॉर्चर करके उनसे कन्फेशंस निकलवा रहे हों, ये सब जराइम है। ये खुली अदालत में और लाइव स्ट्रीमिंग से होने चाहिए, ताकि हिसास इदारों को अपनी स्कोप ऑफ वर्क के अंदर रखा जाए और हिसास इदारे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काम करें। देखिए, ये इल्ज़ामात हैं, अभी मैं तो नहीं कह सकती कि जुर्म सरजद हो गया या ये साबित हो गए, इसीलिए तो कल बुध को सब बैठ रहे हैं, इतनी बड़ी अदालत लग रही है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी तो खैर पहली बात है कि जो चीज़ साबित नहीं उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उसको जुर्म कहना या किसी को मुजरिम कहना गलत है। दूसरी बात यह है कि ये चूँकि हमारे एक मुल्क और कौम का मसला है, इसमें सिर्फ ये हम और आप नहीं देखेंगे, लाइव स्ट्रीम जो है ये पूरी दुनिया बैठकर देखेगी और पूरी दुनिया पहले से एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है,
पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हो रहा है, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़, उसको हम क्यों तेल डालने में अपना जो है अपने हाथों से ही उसमें तेल डालें। लिहाजा मेरा कहने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी एज़ अ पाकिस्तानी कि ये जो है ये मामला जो है लाइव स्ट्रीम पे चले और तमाशा पूरी दुनिया जो है वो देखे। एक पहले आप बता दें, फिर वली साहब से पूछता हूँ कि जब हम कहते हैं ये काम इस्टेब्लिशमेंट ने किया, इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया, ये काम जजों ने साथ मिलकर किया, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल पॉलिटिशियंस का होता है, उस हुकूमत वक्त का जो बेनिफिट कर रही होती है। आप लोग उसमें हिस्सादार हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी मार खा रहे होते हैं, कभी बेनिफिट कर रहे होते हैं। आप लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए फिर ये तो एक जो है ये एक जमात के हिसाब से फ़ैसला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इस पे सोचेगी और नून लीग को भी सोचना है। सबसे पहले तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, जिनके अंगूठे के नीचे सारी एजेंसीज़ थी, जो सरबराह थे हुकूमत के। तो सबसे पहले PMLN इस पे फ़ैसला करेगी, पीपल्स पार्टी भी देखेगी। लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि जमातें, और इस बात है मैं समझती हूँ कि ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो जाएगा, इसको इनके अंदर ही अदलिया जो है वो देखे और उन्हीं के अंदर रहना ये चाहिए था। मामला एग्जीक्यूटिव का अदलिया इसमें के रोल अंदर नहीं। रहेगा नहीं, ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 2011 से लेकर ऑनवर्ड सफ़र है, जो आपका डी चौक का धरना है, फैज़ाबाद धरना है, पनामा वाली जजमेंट्स हैं, ये सारे मामला जहाँ जहाँ खुलेंगे, कहीं नून लीग नज़र आएगी, कहीं PTI नज़र आएगी। आप 2011 में जाएंगे तो वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो आपको नज़र आएगी। हर जगह पे आपको आपका एक रोल नज़र आएगा कहीं ना कहीं। कभी लाइन के इस तरफ होंगे, कभी लाइन के उस तरफ खड़े होंगे। मैं फिर से वही जवाब दूंगा जी कि इसमें ये बात सानवी हैसियत रखती है, ये बात ज़िमनी हैसियत रखती है कि जिसे आप कह रहे हैं बेनिफिशरी इसका कौन था। बेनिफिशरी एक्स था और फिर एक्स ने लाइन क्रॉस कर ली, वाई बेनिफिशरी बन गया। असल बात है कि इसके मुर्तकिब कौन थे। इसके मुर्तकिब जो हैं, पहले अगर उनका एहतसाब हो, बाकी कार्रवाई आगे से अगर ये कि हम बहाना शुरू कर दें कि जी ये तो पहले भी होता है, तो इसका मतलब है अब भी चलता रहेगा। पहले भी यहाँ जंगल का कानून था, अब भी जंगल का कानून रहेगा। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती कायम करने आज भी गलत है, जो आज गलत है वो पहले भी गलत है। कानून की हुक्मरानी और आइन की कहना पड़ेगा, बिल्कुल कहना पड़ेगा। मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए जिस प्रोसेस से हमें गुजरना जरूरी है वो गुजरना चाहिए। और सबसे पहले जो मुर्तकिब हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। बेनिफिशरीज की तो सानवी हैसियत है ना, वो तो अगली बात है। ये सारे जो आपने मिसालें दी हैं सबको खंगालें, मैं तो इनकार ही नहीं कर रहा। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज से शुरू करें एंड लेट्स गो बैकवर्ड्स, और जितना पीछे जाना है चले जाएं। और जिसने साहब एक और बड़ा इशू ये है कि बाज़ लोगों की या बाज़ कानून के जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर JIT बना सकती है। JIT भी खूह खाते वाला रास्ता है। अगर खुली अदालत की बजाय JIT को ये काम दिया गया कि 2 माह में रिपोर्ट दे देना, फिर भी कहीं मामला नहीं पहुंचने वाला। जी दुरुस्त है जी। इस पे जो मुनासिब तरीक़ाकार है वो तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जुडिशल प्रोसीडिंग्स करे और एक अपनी ही जजेस पे मुश्तमिल बना सकती है। मतलब अगर बड़ा बेंच है, 8, 10, 12 का बेंच है या फुल कोर्ट है, तो उसमें से 3 जजेस को, जिस तरह हम जब पार्लियामेंट में या सेनेट में कमेटीज़ होती हैं 12-14 मेंबर्स की, हम 3 की सब कमेटी बना के उसे कहते हैं कि कुछ फैक्ट्स को आप प्रोब करें और फिर आएँ और हमें रिपोर्ट करें वापस। तो अपनी ही एक हाई पावर्ड, क्योंकि अगर आप कमीशन बना देते हैं तो उसके सिविल कोर्ट वाले पावर्स हो जाते हैं। कोर्ट इटसेल्फ जो है वो उस पर असर्ट करे अपनी पूरी इख्तियारात, जुडिशल पावर्स, और वो इनको जो है मंजर आम पर लाए। और एहतसाब और सज़ा होनी ज़रूरी है ताकि फिर आइंदा के लिए वो डिटरेंट हो। और उसमें मैं बार बार कहूँगा, खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।